Hello everyone. So today we are starting our next chapter that is ecosystem and इससे पहले हमने अपना चैप्टर फिनिश किया है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो अब हम अपना इस चैप्टर को जल्दी से फिनिश करते हैं और यह 2-3 दिन मुझसे बीच में स्किप हो गया क्योंकि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। बट अब हम जल्दी से चैप्टर को फिनिश करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम द इकोसिस्टम। और इसमें ना आपको मतलब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मतलब ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो थोड़ी एक्स्ट्रा वीडियोज़ इस पे बनेंगी। तो कोई बात नहीं, जैसे भी है हम इसको जल्दी जल्दी से फिनिश करेंगे। ओके, सो इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। जो इकोसिस्टम है दैट इज़ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। जैसे हमने पहले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि जो इकोसिस्टम है वो पूरा मतलब कैसे बना है ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन के चैप्टर में मैंने आपको बताया था। ठीक है, कैसे बना है और कैसे हमारे मतलब जो नेचर में है उसके अंदर इसका एक रोल है, दैट इज़ ये एक फंक्शनल यूनिट है हमारे नेचर का। वेयर जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं अमंग देमसेल्फ एंड ऑल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट। मतलब अपने आसपास के जितना भी इन्वायरमेंट है उनके साथ ये क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। और ख़ुद के साथ भी ये क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो मतलब सबके अंदर क्या है, ये सब इंक्लूडेड है किसके अंदर, इकोसिस्टम के अंदर। देन इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली इन साइज फ्रॉम अ स्मॉल पॉन्ड टू अ लार्ज फॉरेस्ट और अ सी। मतलब देखो यार यहाँ पे ना इकोसिस्टम क्या है कि वो मतलब अगर एक छोटा सा पॉन्ड है ना तो उसका खुद का भी एक इकोसिस्टम है। मतलब उसके अंदर फिशेस होंगी, उसके अंदर छोटे छोटे प्लांट्स होंगे, एल्गी होगी, सब कुछ होगा उसके अंदर। तो उसका खुद का भी क्या है, एक इकोसिस्टम बना हुआ है। सो इकोसिस्टम कहाँ तक है, स्मॉल पॉन्ड टू अ लार्ज फॉरेस्ट और अ सी। मैनी इकोलॉजिस्ट रिगार्ड द एंटायर बायोस्फीयर एज अ ग्लोबल इकोसिस्टम एज अ composite of all local ecosystem on earth since दिस सिस्टम इज़ टू मच बिग एंड कम्प्लेक्स टू अ स्टडी एट वन टाइम। तो मतलब जितना हमारा इतना बड़ा सिस्टम है इस सबको हम एक टाइम पे, क्योंकि ये बहुत कम्प्लेक्स और बहुत ज़्यादा बिग है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको हम एक टाइम पे स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको डिफरेंट पार्ट्स में स्टडी करते हैं। इट इज़ कन्वीनियंट टू डिवाइड इट इंटू 2 बेसिक कैटेगरीज। अब यहाँ पे हम इसको पहले तो 2 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे स्टडी करने के लिए, नेमली द टेरिशियल एंड द एक्वाटिक। सबसे पहले तो जो टेरिशियल सिस्टम है वो हो गया, दूसरा एक्वाटिक जो हमारे पानी वगैरह के अंदर है उनको हम अलग से स्टडी करेंगे। जिसके अंदर हमारा जो टेरिशियल वहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड डेजर्ट्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ टेरिशियल इकोसिस्टम एंड पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर एंड सेंचुरी आर सम एग्जांपल्स ऑफ अ एक्वाटिक इकोसिस्टम। क्रॉप फील्ड एंड एक्वेरियम में ऑल्सो भी कंसिडर एज अ मैन मेड इकोसिस्टम। जैसे कि यहाँ पे क्रॉप फील्ड है और एक्वेरियम है, ये एक मैन का खुद का बनाया हुआ इकोसिस्टम है, तो इसको भी हम इंक्लूड करेंगे इकोसिस्टम के अंदर। वी विल फर्स्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द इनपुट प्रोडक्टिविटी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, फूड चेन, वेब न्यूट्रिएंट साइकिल एंड द आउटपुट, डिग्रेडेशन एंड एनर्जी लॉस। सबसे पहले हम क्या स्टडी करेंगे इकोसिस्टम के अंदर, ऑर्डर टू अप्रिशिएट द इनपुट। हमारे इकोसिस्टम में आ क्या रहा है, इनपुट मतलब बाहर से क्या आ रहा है हमारे इकोसिस्टम में, वो क्या है, इनपुट। और इनपुट में हम क्या पढ़ते हैं, प्रोडक्टिविटी। देन उसके बाद ट्रांसफ़र क्या हो रहा है, जैसे कि यार देखो हमारे पास सन है, ठीक है, सन से एनर्जी आई, ठीक है, वो क्या है हमारे पास एक इनपुट। उसके बाद ये एनर्जी काफ़ी सारे चेंज के थ्रू ट्रांसफ़र हुई, ठीक है। पहले प्लांट ने ली, प्लांट को डियर ने खाया, डियर पे गई, डियर को आगे क्या हुआ, लॉयन वगैरह ने खा लिया, ये उस पर ट्रांसफ़र हो गई। तो ये यहाँ पे क्या है, ये ट्रांसफ़र हो गया। देन जिसने भी इसको खाया उसने इसको क्या किया, वो आ जाएगा हमारा क्या, आउटपुट, ठीक है। डिग्रेडेशन किया एंड एनर्जी का कहीं पर काफ़ी जगह पर क्या हुआ, लॉस भी हुआ। सो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, फूड चेन जिसमें हम पढ़ेंगे जहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है एनर्जी का, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग वहाँ पे हम पढ़ेंगे जहाँ पे एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स की क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है।
एंड द आउटपुट मतलब डिग्रेडेशन एंड एनर्जी लॉस. We will also look at the relationship cycles, chains, webs that are created as a result of these energy flows within the system and their interrelationships. तो ये तो हमारा जो था वो इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि हमने इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं, कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं और फिर उसके अंदर हम उसको डिवाइड करके कैसे स्टडी करेंगे टेरिशियल एंड एक्वाटिक. उसके बाद जो हमारा आता है इकोसिस्टम, दैट इज़ अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपको यहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन दिख रहा है, इसके ऊपर इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन बन जाता है. सो इन चैप्टर 13 यू हैव लुक्ड एट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट. जैसे कि हमने चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में पढ़ा था, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स पढ़े हैं किसके, इन्वायरमेंट के, जैसे एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स पढ़े हुए हैं. So you study how the individual biotic and abiotic factor affected each other and their surrounding. Let us look at these components in more integrated manner and see how the, ये तो ऐसे मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट है. तो उसके अंदर जो सबसे मेन है दैट इज स्ट्रेटिफिकेशन. स्ट्रेटिफिकेशन देखो यार, अब स्ट्रेटिफिकेशन में क्या है कि identification and enumeration of plant and animal species of an ecosystem gives its species composition. Vertical distribution of different species occupying different levels is called stratification. Stratification क्या है? Vertical distribution of different species occupying at different level is called stratification. यहाँ पे एक डायग्राम भी होनी तो चाहिए थी स्ट्रेटिफिकेशन की, बट क्या है कि यार देखो स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है ना. जैसे अगर हम प्लांट्स के केस में देखें तो प्लांट्स के केस में क्या है, हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं, देन उसके बाद बड़े ट्रीज़ आ जाते हैं. हर्ब्स को देखें तो वो क्या है, सबसे छोटे हैं, तो वो सबसे इक्वल एक पूरी लाइन में देख लो, ठीक है. शर्ब्स को देख लो, देन उसके ऊपर आप ट्रीज़ वगैरह जितने बड़े बड़े हैं उनको देख लो, तो ट्रीज सबसे ऊपर आएंगे, ठीक है. उनकी एक अपनी ही एक लाइन, वो एक लाइन में अरेंज होके एक लाइन में ऐसे अरेंज होंगे. तो दैट इज़ कि वो एक वर्टिकल, उसकी सबकी वर्टिकल अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है. क्योंकि देखो हर्ब्स को हमने एक डिवाइड किया है कि वो अलग लेवल पे रहेंगे, शर्ब्स को अलग लेवल पे और बड़े ट्रीज़ को अलग लेवल पे रखा हुआ है. सो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन. ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ट्रीज़ ऑक्यूपाई टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा. ट्रीज़ क्या है, सबसे टॉप पे आते हैं, ठीक है. तो इनका एक मतलब आप अगर एक लाइन के अंदर इनको मेजर करो तो ये सबके सब एक ही पोजीशन पे आएंगे. और लेयर ऑफ अ फॉरेस्ट, शर्ब्स द सेकंड, शर्ब्स उसके नीचे आ जाएंगे, ठीक है. शर्ब्स उसके सेकंड नंबर पे आ जाएंगे, ये भी एक अलग अपना बना रहे होंगे. एंड हर्ब एंड ग्रासेस ऑक्यूपाइंग द बॉटम लेयर, और हर्ब्स एंड ग्रासेस क्या है, सबसे नीचे बॉटम लेयर पे आ जाएंगे, ठीक है. ये क्या स्ट्रेटिफिकेशन. द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज यूनिट व्हेन यू कंसीडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट. अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल. ये चार चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़नी है. चारों की चारों बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर सच बताऊँ तो इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं. तो इसके अंदर आज तो हम प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन को फिनिश कर देंगे, उसके बाद आपका एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल नेक्स्ट चलेगा, ठीक है. सो ये जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है, फिर भी हम एक बार इसे रीड कर लेते हैं. टू अंडरस्टैंड द ethos of the aquatic ecosystem, let us take a small pond as an example. This is a fairly self-sustainable unit and rather simple example that explain even the complex interactions that exist in an aquatic ecosystem. A pond is a shallow water body in which all the above mentioned four basic components of an ecosystem are well exhibit. मतलब अगर वो कहते हैं कि देखिए हम एक पॉन्ड को लेते हैं तो उसके अंदर ये जो चारों चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, ये चारों की चारों चीज़ें वहाँ पे क्या है, उसके अंदर ज़रूर हमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है. सो द एबायोटिक कंपोनेंट इज़ द वाटर. वहाँ पे जो हम पॉन्ड को अगर एग्जांपल लेकर के चलें तो उसके अंदर हमारे पास जो एबायोटिक कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, वाटर. विद ऑल द डिजॉल्व इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड द रिच सॉइल डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड. और वाटर के अंदर जितने भी उसके डिजॉल्व इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, एबायोटिक. रिच सॉइल डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड. द सोलर इनपुट, और वहाँ पे अब हम इनपुट की बात करें तो इनपुट के अंदर क्या आ रहा है, हमारा सोलर सिस्टम से जितनी भी एनर्जी आ रही है वो आ गई हमारे पास इनपुट. एंड द साइकिल ऑफ टेम्परेचर,
साइकिल किसका चल रहा है यहाँ पे, टेम्परेचर का, डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक conditions regulate the rate of function of the entire pond. Next is the autotrophic components include the phytoplankton. उसके अंदर अगर हम देखें autotrophic components तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, phytoplankton, some algae and the floating, submerged and marginal plant found at the edge. The consumers are represented by the zooplankton. क्योंकि phytoplankton को खाने वाले क्या हैं, जूप्लैंक्टन, तो इनको हमने यहाँ पे क्या मान लिया, कंज्यूमर्स. सो द फ्री स्विमिंग एंड बॉटम डिवेलिंग फॉर्म, द डीकम्पोजर्स आर द फंजाई. उसके अंदर हमने देखने को मिल जाएंगे डीकम्पोजर्स, जो कि क्या होंगे, फंजाई, बैक्टीरिया एंड फ्लैजिलेट्स, स्पेशली अबंडेंट इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड. दिस सिस्टम परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम एंड ऑफ द बायोस्फीयर एज अ होल. Conversion of inorganic into organic material with the help of the radiant energy of the sun by the autotrophs. Consumption of autotrophs by heterotrophs, decomposition and mineralization of the dead matter to release them back for reuse by the autotroph. These events are repeated over and over again. There is a, तो मतलब यार जितना भी यहाँ पे इन्होंने समझाया है ना आपको, कि अगर हम एक पॉन्ड को मानकर चल लें और उसके अंदर हम सारा इकोसिस्टम देख सकते हैं, ठीक है. जितना भी हम यहाँ पे ये 4 चीज़ें पढ़ेंगे, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, वो सारी की सारी हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. कि अगर हमने देखें वहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन है, उनको खाने वाले, मतलब वहाँ पे एनर्जी साइकिल भी चल रहा है, ठीक है, फूड चेन भी चल रही है, और वहाँ पे डीकम्पोजर्स भी प्रेजेंट हैं जो कि डीकम्पोज करेंगे सबको, और साइकिल्स भी सारे के सारे हमें एक पॉन्ड में देखने को मिल जाएंगे, जिसको हम एक छोटा सा इकोसिस्टम मान रहे हैं. तो ऐसे ही हमारे पूरे के पूरे इकोसिस्टम में भी क्या है, ऐसे ही सब कुछ चलता है, ठीक है. सो देयर इज़ अ यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि जो एनर्जी है उसकी मूवमेंट कैसी है. देखो यार, अब इसमें याद करने वाली कोई बात ही नहीं है. उसकी ऑब्वियस है कि उसकी जो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है, मतलब एक प्लांट को एक डियर खा रहा है, ठीक है, एक डियर खा रहा है, तो उस डियर को लॉयन खा रहा है, मतलब एनर्जी सिर्फ एक तरफ चल रही है, ठीक है. क्या ऐसा कभी हो सकता है कि लॉयन को डियर खा रहा हो और डियर को प्लांट खा रहा हो वापस फिर से, नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. सो दैट इज़ की एनर्जी क्या है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी टुवार्ड द हायर ट्रॉफिक लेवल्स. और कहाँ पे हायर ट्रॉफिक लेवल्स पे जा रहा है ये सब कुछ, एंड इट्स डेसिपेशन एंड लॉस एज हीट टू द इन्वायरमेंट. और जैसे वो अगर डियर इसको खा रहा है तो उस केस में थोड़ी एनर्जी लॉस भी हो रही है. ऐसा नहीं है कि जितनी प्लांट ने एनर्जी ली थी वो सारी की सारी डियर को मिल गई, नहीं. जैसे जैसे ये हायर लेवल्स पर जाएगा एनर्जी का लेवल भी कम होता जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट इज़ प्रोडक्टिविटी. A constant input of solar energy is the basic requirement for any ecosystem to function and sustain. क्या कहते हैं कि constant input, सोलर एनर्जी क्या है, constant अपना इनपुट देती जा रही है, और ये भी क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन. मतलब सस्टेन करने के लिए और फंक्शन करने के लिए किसी भी इकोसिस्टम के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और ये कांस्टेंट ही पड़नी चाहिए. बीच में अगर कुछ टाइम के लिए आप एनर्जी ना लोगे ना, तो देयर इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द इकोसिस्टम, प्रॉपर फंक्शन एंड सस्टेन नहीं हो पाएगा वैसा. प्राइमरी प्रोडक्शन इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ, सबसे पहले देखो, डोंट कंफ्यूज प्रोडक्टिविटी विद फोटोसिंथेसिस, ऐसा कुछ नहीं है. प्रोडक्टिविटी इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड फोटोसिंथेसिस इज़ अ डिफरेंट थिंग. पढ़ा कि प्राइमरी प्रोडक्शन इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास or organic matter produced per unit area over a time period by plants during photosynthesis. जिस टाइम पे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, मतलब अब यहाँ पे प्लांट्स ने एनर्जी ले ली सोलर सिस्टम से, उसके बाद सबसे पहले इसकी क्या होगी, प्राइमरी प्रोडक्शन. सबसे पहले प्लांट जो है आगे सब पहली प्रोडक्शन करता है एनर्जी की, दैट इज़ अ प्राइमरी प्रोडक्शन. इसकी जो यूनिट्स हैं आपको याद रखने हैं, पर यूनिट एरिया से ले रहे हैं हम. सो प्लांट ड्यूरिंग, जब वो फोटोसिंथेसिस करता है उस टाइम पे क्या है, जितनी भी अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ वेट. इनको हम किस टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, वेट के अंदर.
और ये यूनिट्स याद रखिएगा, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। वेट और एनर्जी, यस, वेट और एनर्जी, ये दोनों के दोनों यूनिट आपको अच्छे से याद करने हैं। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड द प्रोडक्टिविटी। सो व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी? रेट ऑफ बायोमास मतलब कितना प्रोडक्शन हुआ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया के अंदर, दैट इज़ प्रोडक्टिविटी, राइट। जब एक प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा था तो कितना उसने बायोमास और हम कह सकते हैं कि कितना उसने ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया पर यूनिट एरिया में, दैट इज़ प्रोडक्टिविटी। सो द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड द प्रोडक्टिविटी। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, ये यूनिट्स आपको याद कर लेने हैं जैसे कि मैंने पहले बता दिया है। टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब हम प्रोडक्टिविटी को डिवाइड कर देते हैं। एक तो हमारे पास आएगी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको आप GPP भी बोलते हो। यार ये पैराग्राफ इतना इम्पॉर्टेंट है ना, आपको GPP पे क्वेश्चन आ सकता है, आपको NPP पे क्वेश्चन आ सकता है और आपको इस इक्वेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देखो कई बार ये लिखा होता है यहाँ पे प्लस लगा दे तो वो गलत हो गया। अब आपने अगर अच्छे से देखा नहीं, यहाँ पे माइनस है। चलो ये देखते हैं आगे। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द, अब की ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब एक प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है उस टाइम पे कितना रेट ऑफ प्रोडक्शन उस ऑर्गेनिक मैटर का हुआ, दैट इज़ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देन a considerable amount of GPP is utilized by plants in respiration. Gross primary productivity minus respiration losses. हमारे पास क्योंकि रेस्पिरेशन के थ्रू उसका लॉस भी हो रहा है उस केस में। ऐसा नहीं कि जितनी उसने एनर्जी ली, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एनर्जी का जैसे जैसे हायर लेवल्स पे जाएगी एनर्जी लॉस होती जाएगी। जैसे ही वो GPP हम जब निकाल रहे हैं तो उसके अंदर उसका रेस्पिरेशन लॉस भी हो रहा है एनर्जी का। सो GPP माइनस R, ये करके हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कि अब देखो कि नेट कितना हमें प्रोडक्टिविटी मतलब मिली है, ठीक है, दैट इज़ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको ये बोलना चाहिए। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज़ द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स क्या हैं? हर्बीवोर्स एंड डिकम्पोजर्स। जितने भी हमारे हर्बीवोर्स हैं या जितने भी डिकम्पोजर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? हेट्रोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। कहते हैं द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज़ द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? अब देखो पहले प्लांट था, प्लांट के बाद क्या है? डियर। ये एग्जाम्पल बहुत ईजी है तो इसीलिए इसी को लेके चलो ज़्यादातर। तो डियर, ठीक है, तो डियर को जितना खाने को मिल रहा है, मतलब प्लांट ने तो अपनी तरफ से पूरा क्या किया था कि उसने जितना खाने को दिया उसको, डियर को जितना खाने को मिल रहा, डियर के अकॉर्डिंग वही उसका क्या है? नेट है, राइट। प्लांट ने चाहे कितना भी किया हो लेकिन डियर को जितना खाने को मिला आगे उसके लिए वही क्या है? उसका नेट है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज़ द अवेलेबल बायोमास, कि जितना उसको मिला एक हेट्रोट्रॉफ को, राइट, अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन, जिसने इस चीज़ को कंजप्ट करना है, कंजप्शन ऑफ हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ्स के अंदर हर्बीवोर जैसे कि हमारे डियर वगैरह एंड डिकम्पोजर्स। देन आता है हमारे पास सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की अब हायर लेवल्स पे ये आगे 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 चलती जाएगी। प्राइमरी थी हमारा जो प्लांट दे रहा है हमें, इज़ डिफाइन एज अ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर। मतलब यही ना, पहले तो प्लांट था सिंपल, लेकिन अब हमारे पास डियर वगैरह आ गए तो वो आगे कंज्यूमर्स हैं, तो वो क्या है? वो हमारी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो गई। उसके बाद क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर्स। नेक्स्ट, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन द प्लांट स्पीशीज़। मैंने अभी आपको बताया कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? प्लांट स्पीशीज़ इनहेबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अ वेराइटी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स,
फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट, इनके ऊपर भी ये डिपेंड करती है। क्या पता उतनी उसके अंदर न्यूट्रिएंट ही ना हो और उतना उसके अंदर बायोमास की मतलब उसकी ऑर्गेनिक मैटर बन ही ना पाए। क्या पता उसकी फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी उतनी ज़्यादा ना हो। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर। देयरफॉर इट वेरीज इन डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम। द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ अ होल बायोस्फीयर इज अप्रॉक्सीमेटली 170 बिलियन टोन्स। कितनी होती है? 170 बिलियन टोन्स। ये हम ड्राई वेट के अंदर देख रहे हैं ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑफ दिस, डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग अबाउट 70% ऑफ सरफेस, द प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियन आर ओनली 55 बिलियन टोन्स। जो ओशियन की प्रोडक्टिविटी है वो कितनी है? 55 बिलियन टोन्स। रेस्ट ऑफ सोर्स इज ऑन लैंड, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इज डीकम्पोजिशन। सो डीकम्पोजिशन यार मैं सबसे ज़्यादा ईजी करके आपको पढ़ाती हूँ क्योंकि ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो व्हाट इज़ डीकम्पोजिशन? डीकम्पोजिशन कुछ नहीं है कि जैसे आपने एक केले का छिलका फेंक दिया, ठीक है, आपने तो फेंक दिया और आप तो चले गए, लेकिन अब वो कैसे उस पूरी सॉइल में क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। डीकम्पोजिशन वो छोटा छोटा पहले ब्रेक होगा, देन जितने बैक्टीरिया वगैरह उस पर फंगल आएगी, फंगल के बाद उसके ऊपर बैक्टीरिया वगैरह एक्ट करेंगे, देन वो क्या होगा? बहुत स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो करके एक उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इंपॉर्टेंट वो क्या हो जाएंगे? सॉइल में मिक्स हो जाएंगे। यही हमारे पास क्या है? डीकम्पोजिशन। Decomposers break down complex organic matter into inorganic substance like carbon dioxide, water and nutrients, and the process is called the decomposition. Dead plant remains such as leaves, bark, flowers and dead remain of the animals including fecal matter constitute detritus. What is detritus? जितने भी हमारे रिमेन मतलब हम जो भी फेंक वगैरह देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बार्क, फ्लावर्स एंड दैट इज़ ऑल आर डेट्राइट्स विच इज़ द रॉ मटेरियल फॉर द डीकम्पोजिशन। यही है डीकम्पोजिशन का रॉ मटेरियल। मेनली इन्हीं से क्या है? डीकम्पोजिशन का होता है, ठीक है। द इम्पोर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन और फ्रेगमेंटेशन। जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस हम इसके अंदर पढ़ेंगे दैट इज़ अ फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड द मिनरलाइजेशन। तो यहाँ पे टोटल 5 स्टेप्स हैं हमने पढ़ने। सबसे पहले होता है क्या? फ्रेगमेंटेशन, राइट। सो डिटॉक्सी ये दिख भी नहीं रहा है मुझे तो पता नहीं, आपकी बुक में दिख जाए तो देख लेना। जैसे कि मेनली अर्थवॉर्म है, ब्रेक डाउन, आई थिंक डेट्राइट्स लिखा होगा ये, नहीं, डेट्रीवोरस, यस डेट्रीवोरस। डेट्रीवोरस क्या? जो डेट्राइट्स को क्या करते हैं? स्मॉल पीसेस में कट करेंगे, उन्हें स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ डेट्रीवोरस। किनको कर रहे हैं? डेट्राइट्स। अब यहाँ पे डेट्रीवोरस मेनली तो हम अर्थवॉर्म को ही लेके चलेंगे। डेट्रीवोरस कौन सा है हमारे पास यहाँ पे? अर्थवॉर्म। ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। ये हो गया हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। ये एक बड़ा पीस था, ठीक है, और वो क्या हो गया? एक मिनट, वो क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया कुछ छोटे पीसेस में, बस। ये क्या हो गया हमारे पास? फ्रेगमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ डेट्रीवोरस। बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। अब इनमें से क्या होगा? जितने भी इनके अंदर वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होंगे वो इनटू द सॉइल, वो सॉइल के अंदर चले जाएंगे एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट। जैसे बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स, ये हो गया हमारे पास क्या? लीचिंग। देन बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड डेट्रिटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड द कैटाबोलिज्म। ये प्रोसेस हो गया हमारा कौन सा? कैटाबोलिज्म। नेक्स्ट हमारा आता है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अक्कर ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन इन द सॉइल। जिस टाइम पे सॉइल के अंदर डीकम्पोजिशन चल रहा है उस केस में क्या होता है? ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या है? ह्यूमिफिकेशन लीड इज डीकम्पोजिशन। सो डीकम्पोजिशन यार मैं सबसे ज़्यादा ईजी करके आपको पढ़ाती हूँ क्योंकि ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो व्हाट इज़ डीकम्पोजिशन?
डिकम्पोजिशन कुछ नहीं है कि जैसे आपने एक केले का छिलका फेंक दिया, ठीक है, आपने तो फेंक दिया और आप तो चले गए, लेकिन अब वो कैसे उस पूरी सॉइल में क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। डिकम्पोजिशन वो छोटा छोटा पहले ब्रेक होगा, देन जितने बैक्टीरिया वगैरह उस पर फंगल आएगी टू एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ ह्यूमस? अ डार्क कलर्ड एमॉर्फस, कौन सा है, एमॉर्फस सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस, दैट इज़ हाईली, अब ये कैसा होता है, क्या होता है इसके अंदर, दैट इज़ हाईली रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन। किससे रेजिस्टेंस होता है, माइक्रोबियल एक्शन, एंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ मेन, ठीक है, स्लो रेट पे। बीइंग कोलाइडल इन नेचर, ये नेचर में कैसे होते हैं, कोलाइडल होते हैं, सर्व एज अ रिजर्वियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देन द ह्यूमस इज़ फर्दर डिग्रेडेटेड, ह्यूमस आगे और डिग्रेड होता है बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स अक्कर बाय द प्रोसेस नोन एज मिनरलाइजेशन। कि जितने मिनरल्स हैं अब वो माइक्रोब्स की हेल्प के अंदर क्या हो जाएंगे, सॉइल उनको एब्जॉर्ब कर लेगी। सो डीकम्पोजिशन इज़ लीगली लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। कि डीकम्पोजिशन के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी। द रेट ऑफ द डीकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस एंड द क्लाइमेटिक फैक्टर। रेट ऑफ किस पे डिपेंड करता है, केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड करता है और डेट्राइटिस पे डिपेंड करता है, डेट्राइटिस की केमिकल कंपोजिशन कैसी है, और क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर डिकम्पोजिशन रेट इज़ स्लोअर इफ़ डेट्राइटिस इज़ रिच। अगर तो डेट्राइटिस जो है वो रिच है लिग्निन एंड काइटिन के साथ, देन डिकम्पोजिशन रेट बहुत स्लो होगा, क्योंकि इतनी जल्दी वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते माइक्रोब्स और बैक्टीरियाज वगैरह की हेल्प से, लाइक लिग्निन एंड काइटिन, इसलिए वो धीरे धीरे होगा। एंड क्विकर इफ़ डेट्राइटिस इज़ रिच इन नाइट्रोजन, और वो क्विकर होगा डिकम्पोजिशन रेट अगर जो डेट्राइटिस है वो रिच है नाइट्रोजन एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस लाइक शुगर्स के साथ। देन टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर क्या है, टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर। Temperature and soil moisture are the most important climatic factor that regulate decomposition through their effect on activities of soil microbes. जैसे कि warm and moist environment favor decomposition, moist and warm के अंदर क्या हो जाएगा, decomposition बहुत होगी। Where low temperature and anaerobiosis inhibit decomposition resulting in build up of organic material. So या यहाँ पे ये चैप्टर, मतलब चैप्टर नहीं, हमारे पास जो हमने बोला था कि दो चीज़ें आज हम कंप्लीट करेंगे, दैट इज़ प्रोडक्टिविटी एंड द डिकम्पोजिशन, ये फिनिश होता है। एंड यहाँ पे ये दो पॉइंट्स जो हमने आज कवर किए हैं, दैट इज़ प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन, यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लेना जहाँ तक मैंने अभी तक पढ़ाया है, और उसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे दैट इज़ एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। उसके बाद और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम नेक्स्ट करेंगे। और यार सॉरी कि ये चैप्टर थोड़ा लेट मैंने स्टार्ट किया, बिकॉज मुझे वैसे तो ये मंडे करना था, बट थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। और वैसे तो अभी नेक्स्ट भी मेरे एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, बट आई विल, मतलब मैं ट्राई करूँगी कि आपको लेक्चर्स मिलते जाएँ, क्योंकि आपका भी एग्ज़ाम अब पास आ रहा है तो आपको भी जल्दी जल्दी से इसे करना होगा। तो आपको ये पढ़ लेना है, उसके बाद फिर संडे को हमारे क्वेश्चंस, अगर संडे तक ये चैप्टर फिनिश हो गया तो हम क्वेश्चंस करेंगे, और नोट्स आपको थोड़े से लेट मिलेंगे, बट आई विल ट्राई कि जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब, जो लोग यहाँ पे न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक करना, और एक कमेंट ज़रूर छोड़ जाना कि कैसा लगा लेक्चर। एंड टेक केयर, बाय बाय, एंड स्टडी करते रहो बस, और तो कुछ नहीं।